हेलो एवरीवन, दिस इज साहिल रॉय एंड वेलकम बैक टू साहिल रॉय व्लॉग्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, तो आज उसी श्रेणी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हमें मिला है जिसमें हम हमारी जनता से ये सवाल पूछने वाले हैं कि अगर हम आपको प्रधानमंत्री बना दें तो आप सबसे पहले इस देश में क्या बदलाव लाना पसंद करेंगे। आइए प्रयागराज की यूथ से ये सवाल पूछते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एजुकेटेड यूथ है, जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो इसमें क्या जवाब देता है। आइए शुरुआत करते हैं। हमारे साथ अभी दो गेस्ट हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि अगर इनको देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो देश में सबसे पहले क्या इंप्रूवमेंट लाना पसंद करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना नाम और अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा। मैं स्नेहा वाशने, बीकॉम स्टूडेंट फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। माई सेल्फ आकृति गुप्ता और बीकॉम स्टूडेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो स्नेहा बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप इस देश में सबसे पहले क्या परिवर्तन लाना पसंद कीजिएगा। मैं वुमेन एम्पावरमेंट को ज़्यादा करूँगी, क्योंकि जो वुमेन्स हैं वो कंपैरेटिवली मेन के हिसाब से लोग सोचते हैं कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, और मतलब उन लोग को पेमेंट भी कम ही होती है, पेड वो लेस होते हैं, और वुमेन को मतलब इतना वो करते हैं लोग कि वो लोग अगर आगे निकल गई तो फिर वो रूल करने लगेंगी और मतलब बहुत ज़्यादा आगे चली जाएंगी, तो फिर हम क्या करेंगे, मेन क्या करेंगे। तो उसके हिसाब से मतलब ये हम लगता है, मुझे मेरा सोचना है कि मेन को भी ठीक है, मेन जो करते हैं ठीक है, उन लोग को भी करना चाहिए, पर वुमेन के लिए भी एक एक्शन लेना चाहिए कि हाँ वो लोग भी कुछ कर सकते हैं, और उन लोग के लिए भी एजुकेशन सिस्टम और हर एक चीज़ में परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि अगेंस्ट जो हैरेसमेंट होती है उसके अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग वो नहीं है, एक्शन नहीं लेते हैं वो लोग, तो इसके लिए चेंजेस होनी चाहिए। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये जो रिजर्वेशन सिस्टम है, इसके लिए जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होते हैं उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती हमारे देश में, तो जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये कि देश अगर कहीं ना कहीं पिछड़ा है तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको कंपेरेटिवली मौका नहीं मिल पा रहा। अगर उनको भी मौका मिलना शुरू हो जाए किसी भी वे में तो देश आगे बढ़ सकता है। नई सोच होगी, एजुकेटेड यूथ होगा। और क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे। और ये चेंजेस रहेंगी जो इलेक्शन में वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि इतनी क्वालिफाइड लोगों को ही हम मेंबर्स बना सकते हैं। यहाँ पे हमारी इंडियन इकॉनमी में मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब भी इलेक्शन में कोई सेलेक्ट हो तो उनके पास भी एक मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब अगर कोई बैंक में क्लर्क भी बन रहा है तो उसके लिए आपने ग्रेजुएशन सेट किया है, लेकिन हमारे पास नेता लोगों के लिए कोई ऐसा क्वालिफिकेशन, तो उनके लिए भी एक एजुकेशन का एक कुछ तो मिनिमम स्टैंडर्ड तो सेट होना चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब ये, तब देश में चेंजेस आएंगे। मतलब अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप ऐसे ही नेता रखेंगे जो कम से कम क्वालिफाइड हो। और चेंजेस मैं ये लाना चाहूँगी कि हमारे देश में 60% एग्रीकल्चर होता है, बट हमारे हिसाब से जीडीपी में 16 to 17% ही आता है। तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, जो हमारे देश के लिए काफ़ी अच्छा होगा। कि मतलब 60% पॉपुलेशन 15% जीडीपी लेकर के आ रही है, तो कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर में भी। आप क्या एग्रीकल्चर में अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चेंजेस लाना पसंद कीजिएगा। चेंजेस ये लाना पसंद करेंगे कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम रेट पे उनको लोन मिलना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। हमारे देश में जैसे कि बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनका लोन माफ़ कर दिया जाता है, बट हमारे देश में किसानों का और प्लस जो हमारे बच्चे रहते हैं जिनको एजुकेशनल लोन चाहिए रहता है, उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है एज़ कम्पेयर टू कार लोन लेने जाएंगे उसके 8% में हमें कार लोन मिल जाता है, बट यही हम एजुकेशनल लोन लेने जाएंगे तो उसके लिए हमें 13 to 14% लोन इंटरेस्ट लोन लगता है। तो आप ये कहना चाहते हो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन माफ़ कर दिया जाता है। अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप ऐसे एजुकेशन लोन भी आप माफ़ करना शुरू कर देंगे, कम से कम इक्वालिटी आएगी, तभी इक्वालिटी आएगी। और वुमेन और मेन को भी इक्वालिटी के तरह से ही देखना चाहिए कि मतलब दोनों इक्वल हैं। एक तरफ ये नहीं करना चाहिए कि मेन के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वुमेन के लिए भी अलग से रिजर्व सीट्स होनी चाहिए हर एक चीज़ में, ताकि वो रिजर्वेशन कर रहे हैं तो वो ये कास्ट वाइज ना करें। इनफैक्ट अगर हम लोग वुमेन को प्रायोरिटी देनी चाहिए। मतलब रिजर्वेशन सिस्टम में आपके कहने का मतलब ये है कि हम कास्ट वाइज रिजर्वेशन को कम करके या हटा करके अगर हम रिजर्वेशन दें तो वुमेन को दे, हाँ, कि 30% या 40% सीट इज रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, तो हर जगह पे, हर जॉब में, हर जगह देंगे तो वुमेन एम्पावरमेंट। और जब वुमेन्स पढ़े लिख जाएंगी तो देश वैसे भी तरक्की करेगा और नेशनल ग्रोथ भी बढ़ेगी, हर एक चीज़ होगा। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अभी दो और स्टूडेंट्स हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनके व्यू पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विकास कुमार वर्मा है। आप क्या करते हैं। हम सिविल की प्रिपरेशन करते हैं। आपका नाम। मेरा नाम अमन अहमद है। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, बीकॉम से। ओके। हाँ, तो आप मुझे बताइए कि अगर आपको मौका मिले तो आप क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि भारत जो है एक युवाओं का देश है,
और देखा जाए तो भारत में विश्व में सब ज़्यादा युवा रहते हैं। जो भारत में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। हाँ, इस समय तो विश्व के सब ज़्यादा, हम अगर देखा जाए ह्यूमन रिसोर्सेज में बहुत बड़ी मात्रा में, लेकिन हमारे यहाँ एक कमी स्किल्डनेस की। हमारी सरकार ने तो स्किल्ड के कई सारी योजनाएं चलाई हैं। हाँ, स्किल इंडिया तो सरकार लेकर के आई है। हाँ, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पे लागू नहीं हो पा रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जब आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो इससे आप हाँ, एकदम ज़मीनी स्तर पे लागू करना चाहेंगे। और दूसरा, जो सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ा रखा है, उसके जगह पे हम मानते कुछ सेक्टरों में प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कुछ जगह ये घातक भी हैं, काफ़ी मात्रा में इसके कहा जाए नकारात्मक पक्ष भी हैं। इसके जगह हम चाहेंगे कि जितने गवर्नमेंट सेक्टर हैं उनमें रिफॉर्म्स किए जाए, सुधार तो किए जाए। गवर्नमेंट सेक्टर्स को हम प्राइवेटाइज नहीं करेंगे और उसमें हम रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे ताकि वो और इम्प्रूव कर सकें। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत से बीएसएनएल वगैरह हैं। बीएसएनएल में देखते हैं देखते हैं आज वो कंपटीशन नहीं कर पा रही मार्केट में अन्य से। आज हम बीएसएनएल के देखते हैं लगभग ग्राहक खत्म होते जा रहे हैं। आज वो घाटे में चल रही है। क्यों? क्योंकि सरकार उसमें रिफॉर्म्स नहीं कर रही है। न तो सरकार कुछ ऐसे प्लान्स वगैरह दे रही है कि जिससे उससे कस्टमर आकर्षित हो सके। तो इन सब में सुधार लाना, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के हैं तो उनमें सुधार, जैसे रेलवे में हमें सुधार की ज़रूरत है। तो अगर कहा जाए देश में प्राइवेटाइजेशन से अच्छा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में रिफॉर्म्स किए जाए। प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा अच्छा, मतलब अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप प्राइवेटाइजेशन से ज़्यादा आप क्या कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप रिफॉर्म लाने की कोशिश करेंगे ताकि उसे आप और अच्छा कर सकें। हाँ, बिल्कुल सर। अगर देखा जाए कि इससे क्या होगा कि देखिए गवर्नमेंट जॉब क्या होता है, एक कहा जाए कि हमारा लोकतंत्र का देश है, तो यहाँ की जो जनता है अगर कहा जाए सरकारी जॉब की क्यों भागना चाहती है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं और प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटीज़ नहीं होते ये, और हमारी जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो अधिक होती हैं। यही हमारे गवर्नमेंट सेक्टर की, और प्लस में अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर को अगर रिफॉर्म्स कर दें तो यही जो उनको मुनाफा में आ जाएंगी वो। हाँ, अगर वो गवर्नमेंट सेक्टर्स को रिफॉर्म कर दिया जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर भी प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट में आना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल। और जैसा कि हम देखते हैं प्राइवेट सेक्टरों में। हाँ, तो दूसरा काम आप ये करेंगे। हाँ, दूसरा चीज़ और देखिए, अगर मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन के कुछ पक्ष हम लेके चले भी तो देश में मोनोपोली नहीं होना चाहिए। हाँ, कि गवर्नमेंट एक ऐसा नियम ले आए जिसमें मोनोपोली नहीं होगा। मोनोपोली तो अगर आप प्रधानमंत्री बनेंगे तो आप क्या करना चाहेंगे? तो हम चाहते हैं जो प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेटाइजेशन जिनमें हमको लगता है ज़रूरत है, वाकई में है, तो उनमें अधिक से अधिक बिजनेसमैनों को हम चाहेंगे कि वो इंक्लूड हों। अच्छा, हाँ, जिससे वो दिन ब दिन प्रतिस्पर्धा में रहे और उसमें सुधार हो। अधिक से अधिक बिजनेसमैन इंक्लूड हो का मतलब? जैसे हम बता रहे हैं आपको, जैसे कि अगर देखा जाए हम देखते हैं अमेरिका में। हाँ। अमेरिका में 80 बड़ी कंपनी है, 80 बड़ी कंपनी है आज 1980 के दशक में। अच्छा। हाँ, 1980 के दशक में देखा जाए तो 80 बड़ी कंपनी वहाँ के हथियार बेच के पैसा कमाती थी। अच्छा। हाँ, वो 80 कंपनियाँ आज इतने अच्छे अच्छे हथियार बनाती जिनका देश में विश्व में कहीं मुकाबला नहीं किया जा सकता। अच्छा। हाँ, तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन दें तो इतनी अधिक, जैसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ दिया जाता है 1 2 3 कंपनियों को, आप देख ही रहे हैं। कहीं हम गौतम अडानी देते हैं, कहीं रिलायंस को देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो आप बाकी लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल, आपके व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे हैं, और कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, बस। अच्छा, ठीक है। अमन से बात करते हैं और अमन के व्यू पॉइंट्स जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो अमन बताइए, आप क्या चेंजेस लाना पसंद करेंगे? मैं सबसे पहले जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें बढ़ावा देना चाहूँगा। जैसे जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स ख़त्म कर रही हमारी सरकार, उसमें बढ़ावा देना चाहूँगा। जैसे हर हाउस होल्ड में से कम एक आदमी को तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए, जिससे जो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है उस फैमिली का वो मेंटेन रहे। और जैसे हमारे प्रॉब्लम चल रही है हमारे देश में कि 50 से 40 करोड़ लोग हर रोज़ खाना एक टाइम का नहीं खा पा रहे हैं, वो खाना उनको मिल सके। तो जैसे ये सोर्स ऑफ इनकम बनी रहेगी तो फैमिली भी डेवलप करेगी आगे। तो और मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स जैसे जो पढ़ते हैं फिर उसके बाद स्कूल लेवल के बाद उन्हें, जैसे चाइना में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी होती है, हमारे देश में भी कोई गवर्नमेंट ट्रेनिंग जैसे मिलिट्री या आर्मी कोई ऐसी सर्विसेज में ट्रेनिंग कंपलसरी करें जिससे उनकी स्किल डेवलप हो और वो डिसिप्लिन में आए। तो जिसमें भी आगे जाके जॉब करेंगे या कोई भी काम करेंगे तो उनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, उनकी सक्सेस रेट जो पहले से है वो ज़्यादा होगी। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो आप क्या करेंगे कि जो बच्चे क्लास 12 पास होकर के आगे निकलेंगे उनको 2 साल 3 साल 4 साल सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चीज़ें सिखाएंगे भी, काम भी कराएंगे, और इनको अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल जाएगी। 4-5 साल स्कूल से पढ़ने के बाद, मतलब अगर वो ग्रेजुएशन में है तो साथ साथ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग करते रहें। जैसे भाई ने बोला था कि स्किल डेवलपमेंट में ज़मीनी स्तर पे नहीं है, तो आप
आप भी कुछ यही कहना चाह रहे हो कि इसको हम ज़मीनी स्तर पे लेकर के आएँ, और ठीक स्कूल की तरह जैसे बच्चा ग्रेजुएशन ज्वाइन करता है, यूनिवर्सिटीज़ में ही ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए कि आधा वो अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर ले और आधा स्किल से रिलेटेड टेक्निकल स्किल मालूम होनी चाहिए, ताकि वो आगे जा कर के अच्छी जॉब्स कर सके। बहुत बहुत बढ़िया। और बस थैंक यू सो मच। आपने जैसे देखा हमारे यूथ के दिमाग में कितनी सारी बातें, अपने देश को रिफॉर्म, कुछ और भी बोलना चाहेंगे जी? जैसे देखा जाए सर, हमारे देश में अगर कहा जाए तो वुमेन एम्पावर को बढ़ाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये समाज में थोड़ा सा उनको पिछड़ा भी समझते हैं। तो दरअसल लोगों की मानसिकता भी थोड़ा सा इस विषय में हमेशा रहती है कि ये थोड़ा सा ये काम नहीं कर सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर जितना जैसे सरकारी जॉब्स वगैरह हो, तो इनमें क्या है 50-50 का रेशियो रहे, क्योंकि देश में आधा महिलाएं हैं आधा पुरुष हैं। तो इस हिसाब से 50-50 का अगर रेशियो रहेगा तो इनकी वुमेन पावर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि हम लिंग समानता में काफ़ी पीछे हैं। अगर हम भुखमरी में देखा जाए तो काफ़ी पीछे, 102 नंबर पे। हमारे यहाँ खास सुरक्षा अच्छी नहीं है। ये सब हमारे देश के थोड़ा सा ये सब में सुधार करना है सर। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आप सुधार करना चाहेंगे। तो इनके व्यू पॉइंट्स तो बहुत ही अच्छे लगे। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारा यूथ अगर पढ़ लिख करके प्रधानमंत्री बन जाएगा तो वो चेंजेस बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। थैंक यू सो मच। आप दोनों से बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच। हमने अभी 4 लोगों से बात की, जैसा कि आपने सुना, और आपको भी लग रहा होगा कि हमारा यूथ कितना मतलब मोटिवेटेड है। अगर उसको मौका मिल जाए तो देश में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करने की कोशिश करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप डिमांड करेंगे तो इसका हम दूसरा पार्ट भी ज़रूर बनाएंगे और आपके लिए लेकर के आएंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूथ क्या चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।